हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपने लास्ट क्लास में क्वांटम नंबर से रिलेटेड बात कर ली थी। इस क्लास में क्वांटम नंबर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम करवानी, क्वेश्चन करवाने और बेसिकली 3 रूल्स की बारे में बात करनी है आपसे। ठीक है, चलिएगा पहले क्वांटम नंबर से रिलेटेड रूल्स की बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंपल से क्वेश्चन बता रहा हूं। बिल्कुल आपसे ये पूछ लिया जाए, राइट द नेम ऑफ ऑर्बिटल corresponding to given set of quantum number। ये दे दिया, क्या दिया मैंने? जैसे 3 दे रहा हूं, इधर n रखा, इधर l रखा, m रखा। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 ही तो क्वांटम नंबर चाहिए। ठीक है, 2 0 0, ठीक है, 4 2 0, 3 1 -1, इस टाइप से दे दिया। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा। 2 दे रखा है, इसका मतलब सबसे पहले 2, l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब s, 2s ऑर्बिटल हो गया। कौन सा ऑर्बिटल हो गया? 2s। 4 दे रखा है तो 4 तो सबसे आगे लिखना है, ये लो 4। l की वैल्यू 2 लिखी, l की वैल्यू 2 लिखी, इसका मतलब d हो गया। m 0 है तो इसका मतलब dz स्क्वायर होगा, तो dz स्क्वायर के लिए m क्या होता है? 0 होता है। n की वैल्यू 3 है, ये लो 3। l की वैल्यू 1 है तो p। अब m 0 नहीं है, m 0 नहीं है तो या तो px होगा या फिर क्या होगा? 3py होगा। मतलब pz तो नहीं होगा, pz तो तभी होता जब m बराबर क्या होता? 0 होता। समझ में आई बात? चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? सेकेंड नंबर क्वेश्चन, write the set of quantum number corresponding to given orbitals। ठीक है, गिवन ऑर्बिटल का करस्पॉन्डिंग आपको क्या लिखना है? सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिखना है। मैं कुछ ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं, 4s 3dxy और 2pz। तो आपको n l और m के लिखना है ना, ये n, ये l और ये m। n की वैल्यू जो आगे लिखी हुई है 4 3 2, ये लो हो गया सब। s के लिए l 0 होता है तो m भी 0 होगा, ये लो। dxy के लिए, d के लिए l होता है 2। xy है तो -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी होगा, लेकिन 0 तो नहीं होगा ना। 0 तो dz स्क्वायर का करस्पॉन्डिंग होगा। तो मैं ऐसा बोल दूं, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, उसके अलावा चाहे कुछ भी रखो। अच्छा आगे बात करते हैं। 2pz के लिए क्या होगा? 2, तो p के लिए l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू z है तो 100% 0। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? सेट है मामला। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल इम्पॉसिबल या पॉसिबल, ऐसे भी पूछ सकता है ना। और आपको ऐसे दे दिया 1p 1s 2d 3f 3d 4f, इस टाइप से। सब सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी क्वांटम नंबर चाहिए? 2। कौन कौन सी? n और l। चलो n और l देखते हैं। मैंने इनके लिए n लिखा, l लिखा, n1 1 2 3 3 4। p के लिए l की वैल्यू 0, सॉरी 1। n और l इक्वल हो गया, n और l इक्वल हो गया, तो क्या पॉसिबल है? क्या नहीं। l की वैल्यू तो हमेशा n से एक कम होनी चाहिए ना। वैल्यू ऑफ l या रेंज ऑफ l 0 to n-1, 0 to n-1, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। बात करते हैं 1s की,
1 और 0 कमी तो है, पॉसिबल है। 2D के लिए 2 2 इक्वल हो गया, पॉसिबल नहीं। F के लिए 3 3 इक्वल हो गया, पॉसिबल नहीं। 3D के लिए L की वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन L इज लेस देन M, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। कर लोगे चेक, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना चेक। चलो आगे बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर। आपको ऐसा दे रहे n बराबर 4 L बराबर 2। आपको करना क्या है, ये क्वांटम नंबर का सेट दे रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, तो इसका मतलब ये एक सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा n और l मिला के। कौन से सबसेल को हो गया, d सबसेल को। और d सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताइएगा भैया, 10। ये आ गया 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंपल सिंपल से देखो, एक एक लाइन का क्वेश्चन है क्वांटम नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1 एंड M इक्वल टू -1, ये दे दिया। अब 3 दे रखे n, L और M। n, L और M से होता है एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट। क्या होता है, एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट। और अगर एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट होता है, क्या रिप्रेजेंट होता है, एक ऑर्बिटल, तो अगर एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कितने होते हैं, 2। तो इसमें कितना आएंगे, 2। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर। 3 दिए क्वांटम नंबर तो एक ही तो ऑर्बिटल होगा, यहां पे पूछ सकता था। तो डी सबसेल हो गया, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, तो आंसर 5 आ जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, बोलो ठीक है बात। चलो आगे, चलो आगे बात करते हैं। चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 क्वेश्चन करवा दिए इसके ऊपर, आगे और करवाएंगे अभी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट होगा वगैरह क्या है, सब बात करते हैं अपन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट होगा, केस फर्स्ट, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोले तो हाइड्रोजन हो गया, He+ हो गया, इनके लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उस कंडीशन में एनर्जी डिपेंड्स ऑन ओनली n। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली n, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। एनर्जी डिपेंड्स ऑन ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, उसके अलावा किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। एनर्जी का फॉर्मूला लिखाया था -13.6 Z²/n²। 2-3 बार अपन डिस्कस कर चुके हैं, n की वैल्यू बढ़ती है तो एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ता है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होता है बट एक्चुअल वैल्यू इंक्रीज होता है। ठीक है, तो n इंक्रीज होगा तो En भी क्या होगा, इंक्रीज। अब मेरे से पूछा जाए कि बताओ एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी कुछ इस टाइप से लिखे हुए हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज चल रहा है, केस फर्स्ट अभी तो 1s 2s 2p 3s 3p
3d 4s 4p 4d 4f। मेरे एक तो बात समझ में आ रही है, अगर n की वैल्यू सेम रहेगी तो एनर्जी भी सेम रहेगी, तो यहां पे सेम करो, पहले यहां पे सेम करो। इधर जा रहे हो तो n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, तो ये लो एनर्जी इंक्रीज करवा दी। एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए ना, ये देख लो एनर्जी मैंने इंक्रीज करवा दी। बोलो समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ये इस टाइप से होगा, एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये इस टाइप का ऑर्डर आ जाएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो तो एनर्जी ओनली फॉर किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली एंड ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के ऊपर। ठीक है बात। केस सेकंड, केस सेकंड, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एनर्जी डिपेंड्स ऑन, एनर्जी डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर l। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर l। ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकेंड नंबर, n प्लस l की वैल्यू मैक्सिमम, देन एनर्जी मैक्सिमम। तो इसका मतलब द सबसेल फॉर विच n प्लस l इज मैक्सिमम, द एनर्जी ऑफ विच सबसेल इज ऑल्सो मैक्सिमम। अगर जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसके लिए एनर्जी की वैल्यू भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। अच्छा, कभी n प्लस l अगर सेम आ गया तो देन हायर वैल्यू ऑफ n corresponding to higher energy subcell। जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी फिर उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझिएगा, जैसे मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया इस टाइप से 2s and 2p। तो मैंने कहा n की वैल्यू लिखो, l की वैल्यू लिखो, 2 0 2 1, n प्लस l लिखो भैया, ये 2 आएगा ये 3 आएगा। तो मेरे को यहां पे समझ में आ गया कि एनर्जी ऑर्डर जो आएगा वो 2p इज ग्रेटर देन 3s, सॉरी 2s। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, 2p इज ग्रेटर देन 2s। केस सेकेंड, मैंने अगर ऐसा लिखा 4s and 3d, 4s and 3d ऐसा लिखे, या 4s and 3p लिखे। n की वैल्यू 4, l की इधर 3, l की वैल्यू 0 इधर 1, n प्लस l 4 and 4, दोनों साइड में 4 4 आ गया, n प्लस l। अगर n प्लस l इक्वल हो तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा हो। तो n की वैल्यू इसकी ज्यादा है, तो एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा, एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो फिर 3p की कम होगी और 4s की क्या होगी, ज्यादा होगी। बात आ रही समझ में, अभी भी नहीं आ रही बात? क्लियर? चलो आगे चले, आगे देखें। इसके बेसिस पे अगर मैं ध्यान रखूं, अगर इस रूल को ध्यान रखो, इसको n प्लस एल रूल बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, n प्लस एल रूल बोलते हैं। अगर मैंने कुछ ऐसे ऑर्बिटल लिख दिए, कुछ ऐसे सबसेल लिख दिए, कौन से, ये कुछ मैंने पॉसिबल सबसेल लिखे, ठीक है,
ये उनका n है, ये उनका l है, और इधर n प्लस l लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे 1s पॉसिबल होता है, 2s 2p, 3s 3p, 4s 3p के बाद में 3d, 4s 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, इस टाइप से चल रहा है। ठीक है, अब इतने ही है अपने पास, ये मान के चले, इससे ज्यादा भी होंगे तो और आगे कैसे करना है, अभी इतनों के लिए ही अपन को बात करनी है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, n की वैल्यू लिखी, n की वैल्यू जो आगे दे रखा है वही n है, 1 2 2, 3 3 टाइम्स आएगा, ये लो 3 3 टाइम्स आ गया, 4 4 टाइम्स आएगा, ये 4 4 टाइम्स आ गया, 5 4 टाइम्स आएगा, ये लो। अब इनके लिए लिखनी है L की वैल्यू, S के लिए L 0, इस S के लिए L 0, P के लिए 1, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3, ये आ गया। अब लिखना अपन को n प्लस एल, लिखना ना n प्लस एल, लिखो n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7 5 6 7 एंड 8। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या आएगा उसकी बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी देखो क्या आने वाला है, सबसे पहले n प्लस एल की मिनिमम वैल्यू किसके लिए, मिनिमम वैल्यू 1 है तो 1s की एनर्जी सबसे कम, 2 2 एक ही है 2s, 3 3 ये 3 और 3 है, ये दोनों है, तो n की वैल्यू कम किसके लिए, इसके लिए, तो 2p देन 3s, 4 4 वाले पे आओ, एक ये 4 है और एक ये 4 है, तो उस कंडीशन में n की वैल्यू मिनिमम किसके लिए, 3p के लिए, 3p देन 4s, आ गया 4s। आगे बात करो 5 5 5 कहां पे चला है, 5 एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो n की वैल्यू कम किसके लिए, इसके लिए, देन इसके लिए, फिर इसके लिए, तो इसका मतलब सबसे पहले आएगा कौन सा 3d, फिर कौन सा आएगा 4p, फिर कौन सा आएगा 5s, ये लो, फिर 6 वाली वैल्यू कौन कौन सी है, ये रहा 6, ये रहा 6 6 4p, गड़बड़ कहां हो गया, अच्छा 4d, और ये है 5p, तो 4d आएगा देन 5p आएगा। अब आगे बात करो 7 वाले कहां है, ये रे 7 और ये 7 7 4f और ये 5d, तो 4f आएगा, 4f आ गया देन 5d। आगे बात करो 8 तो 5 है, ये आ गया ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इस टाइप से आपको ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखना है, सबसे पहले n लिखे, फिर l लिखे, n प्लस l लिखे। ठीक है, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कैसी स्पीसीज है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि एनर्जी n और l दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। n प्लस l की हायर वैल्यू ऑफ n प्लस l रिप्रेजेंट दी हायर एनर्जी सबसेल, बट इन केस ऑफ n प्लस l are equal, then higher value of n represent higher energy सबसेट। ओके, चलिए आगे 5 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका था, क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 4 केस दे दिए पहले, N4L0, N4L1, N3L1, N3L2, बोला राइट दी ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल आपको चेक करके बताना है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कैसे आएगा। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, तो n प्लस l कैलकुलेट कर ले क्या, इधर 4 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 4 आएगा और इधर 5 आएगा, तो 4 4 वाले केस कौन से, ये दोनों है, ए और सी वाले केस 4 4 है। n की वैल्यू मिनिमम होगी तब एनर्जी मिनिमम, तो सी की एनर्जी मिनिमम, फिर ए की। चलो आगे, ये दोनों 5 5 है, तो n की वैल्यू मिनिमम यहाँ पे d एंड देन ये आ जाएगा। ठीक है बात,
बोलो, ऐसे भी आ सकता है, ये तो एनर्जी से रिलेटेड हो गए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कभी, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, इधर दे रखा हो n, इधर दे रखा हो l, इधर दे रखा हो m, इधर दे रखा हो s, इस टाइप दे दे। मैं लिख रहा हूं, उसमें से बताते जाना कौन कौन सा पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। 4 लिख रहा हूं। n की वैल्यू अगर 4 मान ली जाए, अगर n की वैल्यू 4 होगी तो l की वैल्यू मान लिया 2, m की वैल्यू -1, s की वैल्यू +1, ये ऐसा बोल दिया, ठीक है। फिर हाँ देखो, फिर आगे बात कर अपन करें तो n की वैल्यू 4 हो गई, l की वैल्यू 2 हो गई, m की वैल्यू -1 हो गई और s की वैल्यू +1/2 हो गया, एक तो ये, ठीक है। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, s की वैल्यू -1, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, m की वैल्यू 0 +1/2, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू -1, इधर -1, ये दे रखे। पहला क्वांटम नंबर l की वैल्यू n से कम होनी चाहिए, पॉसिबल है। m -2 से +2 की रेंज में आएगा, आ रहा है। s +1/2 या -1/2 पॉसिबल है। नेक्स्ट n 3 तो l 0 1 2 पॉसिबल है। m की वैल्यू +1 -1 0 2 आ गई, गड़बड़ है यहां पे, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट n की वैल्यू 4, l पॉसिबल है 3, 0 हाफ पॉसिबल है, ओके। नेक्स्ट n2 l2 गलत है, n और l इक्वल नहीं हो सकते, अगर इक्वल नहीं हो सकते तो ये भी गलत है। इस टाइप से देख लोगे विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट अपन बात करें अब बेसिक 3 रूल्स पे आते हैं। चलेगा, नेक्स्ट ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है ये, ठीक है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑफ बाउ जो है वो एक जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है, जर्मन वर्ड है। इसमें ऑफ बाउ का जो मीनिंग जो होता है, इसका मतलब होता है बिल्डअप। ऑफ बाउ का मतलब क्या होता है, बिल्डअप। ऑफ बाउ इज ए जर्मन वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज बिल्डअप। बिल्डअप का मतलब क्या, एटम्स में इलेक्ट्रॉन को बिल्डअप करना है, इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करना है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, बिल्डअप करना है। ऑफ बाउ इज ए बिल्डअप वर्ड, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या है, according to this principle, according to this principle, electrons are filled firstly in low energy subcell, when they completely filled, then electron enters into higher energy subcell. फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, हायर एनर्जी सबसेल में। स्टेटमेंट में पढ़ के बता देता हूं, स्टेटमेंट क्या है समझा देता हूं। ऑफ बाउ ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्टली लो एनर्जी सबसेल में फिल, वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए,
व्हेन दे कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, देन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू हायर एनर्जी सबसेल, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा, हायर एनर्जी सबसेल में एंटर होगा। ठीक है, बात समझिएगा। जैसे देखिएगा, अब एनर्जी ऑर्डर तो मैंने लिखा रखा है कि किस में पहले आएगा, लो एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा होता है पहले, वो आपको सारे लिखा रखे हैं सबसेल वाले, तो बस उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन को मालूम है सबसे लो एनर्जी 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है, फिर 3s होता है, फिर 3p होता है, ऐसे चलता है। 7 है, 1s की कैपेसिटी कितनी 2, पहले कंप्लीटली फिल्ड करो, 1s 2, 2 हो गए, फिर 2s का नंबर आएगा, इसकी कैपेसिटी 2, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब नेक्स्ट किसमें जाएगा, p, बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो इसका नंबर ही नहीं आएगा, तो ये राइट है। अगर किसी ने इसको ऐसे लिख दिया 1s 2, 2s 1, 2p 4, देन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, जब 2s कंप्लीटली फिल्ड ही नहीं हुआ था, तो फिर आपने कैसे बढ़ दिया ये 2p। दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, क्रोमियम का। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पढ़ रखा है आपने, आर्गन 3d5 4s1, यही तो बात हुई है ना। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, आर्गन 4s1 3d5। अभी मैंने आपको n+l रूल लिखा है, उसमें देख लो एनर्जी किसकी कम होती है, 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की ज्यादा होती है, तो मैंने 4s को पहले लिखा, 3d5 को बाद में लिखा। अब एक बात बताओ, ऑफ बाउ प्रिंसिपल अगर वैलिड होता तो ये पहले 4s कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, लेकिन कंप्लीटली फिल्ड हुआ क्या, नहीं हुआ, और उससे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, 3d5 में, मींस ऑफ बाउ रूल इज नॉट वैलिड इन क्रोमियम। सिमिलर वे कॉपर का होता है आर्गन 4s1 एंड 3d10। ये 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम एंड कॉपर में ऑफ बाउ प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड। पूछता है तो इसमें वैलिड नहीं है। ठीक है बात, बोलो हाँ या ना, समझ में आया, ऑल क्लियर। n+l रूल पहले पढ़ चुके हैं, तो अपन को इतनी मातापच्ची करने की जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, क्या है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। No two electron in atom can have same value of all 4 quantum number। No two electron, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है किसी भी एटम में जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। नो टू इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है जिनके लिए क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर, ऑल दी 4 क्वांटम नंबर वैल्यू आर आइडेंटिकल। ठीक है, देखो, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। अपन चेक करते हैं। मैंने हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ये n है, ये l है, ये m है और ये s है। यही बात है। मैं क्वांटम नंबर का सेट लिख रहा हूं, n की वैल्यू 1 1, सही है, l की वैल्यू, s के लिए 0 0, अगर l 0 होगा तो m भी क्या होगा, 0 एंड 0। यही बात होगी, 3 तो बराबर हो गई है भैया। अब s की वैल्यू +½ तो इसका मतलब इसको क्या रखना पड़ेगा, -½ इसका मतलब पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कंक्लूजन देता है
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज मैक्सिमम 2 विथ अपोजिट स्पिन। अगर इनकी स्पिन अपोजिट नहीं हुई तो फिर तो ये दोनों सेम हो जाते और चारों क्वांटम नंबर क्या हो जाती, सेम। तो इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है, क्वेश्चन भी बताएंगे अभी, इसका कंक्लूजन क्या आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज 2 विथ अपोजिट स्पिन। कैसी स्पिन के होने चाहिए, विथ अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन के ही होने चाहिए। ठीक है बात, कैसी स्पिन के रहेंगे, अपोजिट स्पिन के रहेंगे। अगर 3 हो गए तो मैं कहते देखो 3 होते ना तो क्या होता, ये प्लस हाफ ये माइनस हाफ, तो तीसरा वापस क्या होता, प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो वापस क्या हो जाती, रिपीट हो जाती। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिनकी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में, और वो भी कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के। ये है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और आप एग्जांपल देख लो, कोई भी अगर आप एग्जांपल उठाया, कोई भी एग्जांपल, इवन लिथियम ले लो, जैसे मान लो 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बात करते हैं एन एल एम और एस, ठीक है, एनएलएमएस की बात करते हैं। तो 1 1 एंड 2 यहीं पे डिफरेंस आ गया। एल की वैल्यू 0 0 0, एम 0 0 0, एस की वैल्यू पहले के लिए प्लस हाफ आया तो दूसरे का माइनस हाफ, तीसरे का चाहे हो तो प्लस हाफ। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर ही सेम हुआ, ये 3 सेम हो गए। इसका और इसके लिए बात करोगे तो ये 3 सेम हो जाएंगे। तो मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर ही सेम होता है, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होती है। इसका कंक्लूजन ये, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल इज 2 विथ अपोजिट स्पिन। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे इन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट रूल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स का रूल देखना है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। देखो क्या है, क्या कहता है ये रूल्स। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन degenerate orbital, then electrons are filled in degenerate orbital in such way that maximum number of unpaired electron with parallel spin obtain। ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जब आप डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डीजनरेट ऑर्बिटल इन सच वे that maximum number of unpaired electron with parallel spin is obtained। maximum number of unpaired electron with parallel spin आपको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। समझिएगा बात को। एक तो इसके अंदर एक वर्ड आया डीजनरेट ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ऑर्बिटल्स of same energy,
जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको क्या बोलते हैं अपन, डीजनरेट ऑर्बिटल। जैसे px, py एंड pz, इनकी एनर्जी इक्वल है। अगर इनकी एनर्जी इक्वल है तो अपन इनको क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल। तो अगर मेरे को पूछे p के कितने डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं तो 3। जो d के लेते हो आप, इन सबकी एनर्जी बराबर है, इन सबकी एनर्जी बराबर है। तो ये 5 डीजनरेट ऑर्बिटल हो गए, किसके, d के। ये डीजनरेट ऑर्बिटल हो गए, किसके हो गए, किसके हो गए बोलो, ये हो गए किसके, डी के। तो अपन को बात करनी है इनके बारे में। एस का डीजनरेट ऑर्बिटल होता ही नहीं, एस का डीजनरेट ऑर्बिटल होता ही नहीं। तो इसका मतलब अपन को ये बोला गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स को आप फील्ड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स in such way that maximum number of unpaired electron with parallel spin is obtained। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन आपको मिलना जरूरी है। इस टाइप से आपको अरेंज करना है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, समझिएगा बात। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक एग्जांपल दिया P3 का, ठीक है। चलो P3 का किसी ने कहा ऐसे बनाना है, तो मैंने कहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही मिला, ठीक है सब। किसी ने कहा ऐसा कर दो, तो मैंने कहा ये तो गलत हो गया। फिर हुंस रूल ये बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां 3 मिल गए, पहले एक ही था। अब हुंस तो ये भी बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन या पैरेलल स्पिन, ये राइट है, फिर ये गलत है। कोई कहता सर ऐसे लिख दिया तो ये भी राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये P3 का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगा। P4 लिखना है जैसे, तो जब P4 लिखना होगा ना, तो मेरे को मालूम है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन रखना है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, तो ये 1, फिर सेम डायरेक्शन, फिर सेम डायरेक्शन। अब तो इलेक्ट्रॉन को पेड करवाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। चौथा इलेक्ट्रॉन रखूंगा कहां पे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा कहां पे, अब तो पेड करवाना पड़ेगा। तो इसमें लाके पेड करवा दिया। अब पेड करवाए तो सर सेम स्पिन क्यों नहीं रख रहे हो? अरे बेटा सेम स्पिन अगर रखेंगे तो फिर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल नहीं हो जाएगा क्या? अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, तब मैंने अपोजिट स्पिन कर रखा। ठीक है, ये राइट है। कोई बोले ऐसे लिख दिया तो P4 को, मैंने कहा ये भी राइट है, ये भी राइट है। क्यों? इसकी और इसकी एनर्जी सेम है, चाहे किसी में डालो, फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन किसी में भी फिलअप करो ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये हो गया हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है बात। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हुंस रूल और इन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कौन सा रूल वैलिड नहीं है? 3 रूल्स लिखा है ना, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हुंस रूल एंड ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। कौन सा रूल वैलिड नहीं, आपसे ऐसा पूछा जाता है। तो मैं एक एग्जांपल लिखता जाऊंगा और आपको चेक करना है कौन सा रूल वैलिड है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा, ये 2s है और ये 2p मान लो। ये भी ठीक है, आपसे पूछा कौन सा रूल वैलिड नहीं। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता है 2s कंप्लीटली फिलअप हुआ, उसके बाद 2p में गया, बिल्कुल सही बात है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल इज मैक्सिमम 2 विथ अपोजिट स्पिन, गलत है। तो इसका मतलब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड नहीं है। गया हुंस रूल, हुंस रूल तो वैलिड है ना, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक आया, उसके बाद पेयरिंग हुई। ये हुंस थोड़ी बोलता है पेयरिंग में अपोजिट स्पिन रखो, ये तो कौन बोलता है? पाउली बोलता है। सेकंड, टू एस और 2p से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं ना।
अब बताओ, अब वो प्रिंसिपल वैलिड है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम, ये क्या नाम है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड है, इस बार हुंस का रूल फेल हुआ। क्यों? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, 4 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं? 2। थर्ड देखो, ये आ गया, यहां पे पाउली तो फेल हो गया पहले स्टेप पे। हुड्स रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन कितने आएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम होनी चाहिए, यहां पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम हुई, तो हुड्स का रूल भी गया। अरे बेटा अगर P4 लिखोगे तो P4 ऐसे लिखोगे ना आप, तो कितने इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम आ रही है? मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की, यहां पे कितने की आई? 2 या फिर 2, हुड्स रूल नॉट वैलिड। फोर्थ नंबर देखो, और ये आ गया, तो ये आ गया, तो यहां पे ऑफ बाउ प्रिंसिपल वैलिड नहीं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल वैलिड नहीं। ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, पढ़ लोगे? बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना? चलो, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट, 3 रूल्स बताने थे, क्वांटम नंबर बतानी थी, मैंने सारी बता दी। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ रखे हैं सारे। ठीक है, अपन ने पूरा का पूरा यहां तक बात हो गई। ठीक है, सारी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग स्टेज फर्स्ट करना है, स्टेज लास्ट करना है। मेरे को 1-2 पॉइंट बताने थे, मैं बता देता हूं कौन कौन से। एक तो ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल ध्यान रखना है आपको। ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल क्या? एक तो फर्स्ट ड्रॉबैक जो था ना, वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल था। एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इस साल क्वेश्चन भी आया था फिजिक्स के अंदर एटॉमिक में, एनी प्लस के लिए एप्लीकेबल है क्या? नियोन +1 के लिए कहां से एप्लीकेबल हो जाएगा? उसमें इलेक्ट्रॉन ही नो है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। ठीक है, सेकंड नंबर बात क्या, अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं, कौन सा फील्ड लगाऊं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, then spectrum line is split। स्पेक्ट्रम लाइन क्या हो जाती है? स्प्लिट होती है इन डिफरेंट लाइंस। एक लाइन जो होगी वो 2 लाइन में क्या हो जाएगी? इस टाइप से स्प्लिट हो जाएगी। ये एक लाइन को अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखता हूं तो ये 2 लाइन पास पास में दिखती है, इसका मतलब लाइन स्प्लिटिंग हो गई। देखो मैंने स्पेक्ट्रम बनाया था तो किसके अकॉर्डिंग बनाया था? ऑर्बिट के अकॉर्डिंग बनाया था, लेकिन आगे जाते ही मालूम चला ऑर्बिट के अलावा इसके अंदर क्या होते हैं? सबसेल होते हैं। ये प्रेजेंस ऑफ सबसेल को बताने वाला है। जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है तो इस इफेक्ट का नाम होता है जीमान इफेक्ट। क्या होता है? जीमान इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्प्लिटिंग होती है तो इसका नाम होता है स्टार्क इफेक्ट। बस नाम ध्यान रखे बेटा। ये बेसिक 2 ड्रॉबैक है किसके? बोर एटॉमिक मॉडल के बेसिक 2 ड्रॉबैक ही है। अब अपन आगे बात करते हैं। एक मेरे को एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की बात करनी थी, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। देख क्या है, अगर जैसे सपोज करो एक ये इस टाइप से वेव चल रही है, तो आपने बोला वेवलेंथ ये होती है लैम्डा, तो मैं वेवलेंथ ये नहीं है क्या? ये लेंथ भी तो वेवलेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है ना? इसका मतलब यहां से लेके यहां तो एक वेव कंप्लीट हुई, तो ये वाली डिस्टेंस किसको कवर किया? एक लाइन पे कवर हुई है, तो इसको क्या बोला अपन ने? लैम्डा बोला। तो इसकी लेंथ जो होगी एल, वो किसके बराबर होगी? लैम्डा के बराबर हो जाए। अगर जैसे सपोज करो ये इस टाइप से वेव हो जाए, अभी भी ये एल लेंथ ही है, तो कितनी वेव कवर हुई? 2, तो एल इज इक्वल टू 2 लैम्डा।
यही तो बात हुई। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वो वेव तो बनाएगा ही बनाएगा, ये इस टाइप से बनाएगा वेव। अगर इस टाइप से वेव बनाए तो मैं ऐसा बोलूं क्या, सर्क्यूमफ्रेंस जो होगी वो एन वेव बनी है तो एन इंटू लेमडा। सर्क्यूमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। एक काम करो, लेमडा की वैल्यू पुट करो एच अपॉन एम वी, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये बोर मॉडल को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे एन क्या था, यहां पे एन क्या था, नंबर ऑफ वेव, और यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ वेव जो होगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर होगा। नंबर ऑफ वेव जो होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट के। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर मेरे से ऐसा पूछा जाए कि नंबर ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, इन थर्ड बोर ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट दे रखा है, थर्ड बोर ऑर्बिट दे रखा है, तो नंबर ऑफ वेव कितनी बनेगी, 3 ही बनेगी। फोर्थ बोर ऑर्बिट दे रखा होता तो 4 बनती, ठीक है, फोर्थ बोर ऑर्बिट दे रखा होता तो कितनी बनती, 4 बन जाती। बात क्लियर सारे, ड्रॉबैक वगैरह सारे कुछ हो गए, बोलो। एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से मैंने कंप्लीट करवा दिया। फर्स्ट स्टेज करना है, लास्ट स्टेज करना है, उसके बाद सेकंड थर्ड पे जाए, ठीक है बात। अच्छे से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ऑलमोस्ट मैंने इस चैप्टर में भी जो है वो आपको लगभग 50 क्वेश्चन करवाए, 50 का डबल 100 कर लो, फर्स्ट स्टेज लास्ट स्टेज मिला के इतने ही हो गए, 100-150 क्वेश्चन, ठीक है। बात आ गई समझ में, यहां तक करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन एंड रेडॉक्स की। सॉल्यूशन एंड रेडॉक्स, सॉल्यूशन में कंसेंट्रेशन टर्म्स पढ़ा चुका हूं, उसकी बात नहीं करेंगे। आपको स्टार्ट यहां से करवाएंगे वेपर प्रेशर से, तो वेपर प्रेशर पढ़ के आए, राउल्ट्स लॉ वगैरह पढ़ के आए, वहां से अपन बात स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।